बेशर्म, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पतलून उतारने की? अरे, मैं तो तुम्हारी जान बचाने वाला हूं, थोड़ा शिष्ट बनो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी बात मानो। तुम्हारे पूरे शरीर पर घाव हैं, अगर खून बहुत ज्यादा बह गया तो तुम जरूर मर जाओगे। मेरे पास अभी कोई उपकरण नहीं है तुम्हें खून देने के लिए, और साथ ही हम दोनों के खून के ग्रुप शायद मेल भी न खाएं। बकवास बंद करो। अगर तुमने फिर इस राजा का अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। इतना चिल्ला क्यों रहे हो? इतना लंबा घाव है, बिना पैंट उतारे मैं इसे कैसे सीऊं? और इसके ऊपर जहर भी लगा है। तुमने मुझे क्या खिलाया है? जहर निवारक गोली। अगर तुमने अभी भी एंटीडोट नहीं लिया तो यह जहर तुरंत तुम्हारी धमनियों में फैल जाएगा। क्या तुम्हारी मर्जी है यहां मना करते रहो? मुंह से नाना करते हुए, शरीर तो बहुत ईमानदार है। रुको, तुम हिलने की हिम्मत मत करना। मेरी पतलून इलाज करना होगा, बस इतना ही काफी है। क्या तुम सच में दोबारा जांच नहीं करोगे? अगर तुम निढाल हो गए तो? क्या तुमने नहीं देखा? खून तो पेट से बह रहा है। खून पेट से बह रहा है यह सही है, लेकिन क्या चोट लगी है यह अलग बात है। लेकिन अब जब तुम जबरदस्ती कर रहे हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अगर भविष्य में सच में नहीं खड़ा होता तो मुझे दोष मत देना। यह तुम पर दोष नहीं लगाया जा सकता। तुम्हें गुदगुदी होती है। अपने काम पर ध्यान दो। फिर क्यों सपना देखा उस सराय वाले आदमी का? शांत हो जाओ। हालांकि उसका शरीर बहुत आकर्षक है, लेकिन फिर भी तुम हमेशा उसके पीछे नहीं भाग सकते। आखिरकार तुमने उसका चेहरा तक नहीं देखा। अगर वह बदसूरत निकली तो क्या होगा? शिया जिन युए, तुम्हें पता होना चाहिए इस बार राजधानी आने का मकसद। और एक बात, तुमने उसे बचाया भी। वह बिना कुछ कहे चला गया। यह तो घोर कृतघ्नता है। कुमारी, हम राजधानी पहुंच गए। तो यह है राजधानी। मेरा नाम शिया जिनयू है। मैं एक सर्जन हूं। 1 साल पहले मैं यहां आ गई। मेरी मां का उपनाम लियो है। वह न केवल साससुर की सेवा करती थीं, बल्कि जो भी कमाती थीं, वह सारा पैसा पति की पढ़ाई के लिए दे देती थीं। लेकिन अंत में पति ने उन्हें धोखा दे दिया। उसने एक जवान और खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी कर ली, एक अमीर घराने की लड़की, और मिसेस लियो को गांव में अकेला छोड़ दिया। जब मैं यहां आया तब मिसेस लियो बहुत बीमार थीं। उस बेईमान आदमी की वजह से उनकी आंखें बंद नहीं हुई।
अभी तक दफनाने की जगह नहीं मिली है। कुमारी जी, शाह मकान आ गया है। तुम चिंता मत करो। जब से मैंने तुम्हारी बेटी के शरीर पर कब्जा किया है, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारा न्याय दिलाऊंगी। पहली बर्फ। दरवाजा खटखटाओ। मालिक और मालकिन। बाहर एक व्यक्ति खड़ा है। वह कहती है कि वह शिया परिवार की बड़ी बेटी है। क्या तुम्हें यकीन है? वह खुद को शिया परिवार की बेटी बता रही है। यह ठग कहां से आया, जबकि असली में तो मैं हूं शिया घराने की बड़ी बेटी। वह यहां कैसे आ गई? लियो अंततः मर गई, लेकिन उसका मरना तो ठीक था। फिर उस लड़की को क्यों भेजा राजधानी आकर मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? क्या मैंने शिया कबीले के मुखिया को नहीं कहा था कि लियो के मरने के बाद उस नीच लड़की को किसी के साथ भी ब्याह दो? वह यहां राजधानी में कैसे आ गई? क्या महाराज उसे देखना चाहेंगे? कुछ रुपए ले लो, उसे भगा दो। जी। कैसे? मैं 1000 मील दूर से राजधानी आया हूं। पिताजी, आप मुझे पहचानते नहीं। धृष्टता, यह मेरा घर है। तुम सोचते हो कि ऐसे ही अंदर आ सकते हो? मैं इस घर की बड़ी बेटी हूं। यह मेरा अपना घर है। अंदर आना चाहो तो आ जाओ। मजाक? तुम कहते हो मैं बाप की बेटी हूं। बस यही बात है। सबूत कहां है? बस इस चेहरे के दम पर। बाप कई हैं, आप मुझे पहचाने नहीं। कुछ समानता तो है, पर मेरी बेटी, जन्म से ही मैंने कभी नहीं देखा। तुम कहते हो वह मेरी बेटी है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सौभाग्य से उस समय जल्दबाजी में चले गए। लियो को कोई प्रमाण नहीं दिया। बेटी, तुम खुद ही देखो कैसे आदमी से शादी की है। इतना निर्दयी और कृतघ्न। जब पिताजी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, तो दादी को बुलाओ। 2 साल पहले दादी जब राजधानी आई थीं, तब उन्होंने मुझे देखा था। तब तक मैं बड़ी हो चुकी थी। सच है या झूठ, वह एक नजर में समझ गई। यह लड़की वाकई मुश्किल है। मेरी मां को लियो ने सालों देखभाल की। इस लड़की से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। अगर उसने सच में बवाल मचा दिया, तो हालात बिगड़ सकते हैं। तुम। दादी की तबीयत ठीक नहीं है। इतना झटका वो कैसे सह सकती हैं? अब जब तुम आ ही गए हो, तो मैं एक पिता होने के नाते तुम्हें कैसे नकार सकता हूं? वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से घुटने टेको, अपनी मां को प्रणाम करो और रिश्ता स्वीकार करो। वहां खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से घुटने टेको, अपनी मां को प्रणाम करो और रिश्ता स्वीकार करो। मां, तुम्हारी क्या औकात है? मां, तुम्हारी मौत बहुत दुखद है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो कि तुमने मुझे और पिताजी को अकेला छोड़ दिया? वह वह तो साफ साफ मेरी जल्दी मौत की कामना कर रही है। यह बहुत हद हो गई। तुम्हारी मां पूरी तरह ठीक है। तुम बेकार में क्यों रो रहे हो? बहुत। मेरी मां यही है। मेरी मां के मरने से पहले उसे राजधानी ले जाने को कहा, तुमसे मिलने, आखिरी बार। तुम्हारी मां मर गई, दफनाने नहीं दिया। देहात के पुरखों की कब्र में राजधानी में ले आया है। देहात की पैतृक कब्र और पूजा घर। जब से शिया जेहन ने तरक्की की थी, राजधानी में ला दिया गया था। लियो को देहात में दफनाने दिया। क्या यह उसे मरते दम तक एक आवारा आत्मा बनने के लिए नहीं है? मेरी मां ने कहा था, वह आपको कई सालों से नहीं मिली हैं। वह जीते जी नहीं मिल पाई, मरने के बाद आपसे जरूर मिलने आएंगी। वह इस शिया महल को देखना चाहती हैं। आपको और आपकी बहन को देखना चाहती हैं।
डरती हो? डरो, सही बात है। मैं तुम्हें साफ दिखाना चाहता हूं अपनी असली पहचान। अरे जल्दी से इस अस्थि कलश को संभाल कर रखो। इसे इधर उधर लेकर क्या घूम रहे हो? क्या अभी दुर्भाग्य कम है? जब तक मां की कब्र पारिवारिक कब्रिस्तान में नहीं हो जाती, जब उसकी यादगार पट्टिका पूर्वजों के मंदिर में रख दी जाएगी, तो बेटी इसे इधर उधर नहीं ले जाएगी। नहीं तो बेटी मां की बात मानेगी। जहां भी जाए इसे साथ ले जाएगी। बाजार जाए तो साथ ले जाएगी, रिश्तेदारों से मिलने जाए तो साथ ले जाएगी, हर दिन मां को साथ रखेगी, पिताजी को प्रणाम करने जाएगी तो साथ ले जाएगी। बस बहुत हुआ। कल मैं तेरी मां को पैतृक कब्रिस्तान भिजवा दूंगा। शुक्रिया पिताजी। मालिक, क्या भोजन की व्यवस्था करूं? नहीं खाऊंगा, खाने का मन नहीं है। मालिक, मुझे लगता है यह महोदया पिताजी की दूसरी पत्नी होंगी। दूसरी मां को प्रणाम। यह अशिष्टता है। यहां कोई दूसरी मां नहीं है। जब तुम मुझे मां नहीं कहना चाहती, लेकिन कम से कम मुझे एक बार तो बुलाओ। महारानी, मेरी मां उनकी पहली पत्नी थी। आपको तो शिया परिवार की महारानी होना चाहिए। अब आप मुझसे आपको महारानी कहने को कहती हैं, तो मुझे अपनी मां की याद आ जाती है। मां, तुम्हें रात में जरूर आना होगा। बेटी को देखो। याद रखना, हर रात आना, तभी बेटी चैन से सो पाएगी। ठीक है, ठीक है। चिल्लाओ मत, अब जो चाहे कह लो। तुम गंवार हो। तुम आते ही मां बाप को नाराज कर दिया, तुम्हें इस घर में रहने का अधिकार कहा। जल्दी से यहां से चले जाओ। जल्दी से यहां से चले जाओ। सुना है दूसरी मां की एक बेटी है। वह मुझसे सिर्फ कुछ महीने छोटी है। वह मुझसे सिर्फ कुछ महीने छोटी है। शायद तुम मेरी बहन हो ना? मैं? कौन है तुम्हारी बहन? क्या तुम मेरी बड़ी बहन हो? यह तो गलत है। मुझे याद है, मेरी मां ने मुझे गर्भ में धारण किया था। पिताजी अभी भी दूसरी मां को नहीं जानते। क्या? जब दूसरी मां ने पिताजी से शादी की थी, तब तुम पहले से ही थी। अरे तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां का अपमान करने की? तुम खुद कहती हो कि तुम मेरी बहन नहीं हो। ठीक है, मैं तेरी बहन हूं। मैं तेरी बहन हूं, ठीक है। धीरे चलना, विदा नहीं करूंगी। वे इतनी ज्यादती कर रहे हैं। मिस, हम क्या करें? क्या करें? चलो खाना खाते हैं। वे नहीं खाएंगे तो हम खाएंगे। यात्रा से मैं बिल्कुल थक गया हूं। माफ कीजिए महोदया, मालिक और मालकिन ने कुछ नहीं कहा, इसलिए खाना नहीं बना। अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको खुद बनाना होगा। कंजूस। चलो बाहर खाते हैं। वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कुमारी जी, आप महल लौट आईं, आपको खुद खाना भी बनाना पड़ रहा है। उनकी परवाह मत करो, हम इसका आनंद ले सकते हैं। राजधानी के स्वादिष्ट व्यंजन। कुमारी जी, क्या आपने पैसे लाए हैं? पैसे क्यों ले रहे हो? सीधे मेरे उस बेईमान बाप के खाते में डाल दो। गुर, गुर तुम्हें क्या हुआ? गुर तुम मां को डरा मत दो। गुर तुम्हें क्या हुआ? तुम मां को डरा मत दो। यह बच्चा निश्चित ही सर्दी से पीड़ित है। इतनी ठंड में जरूर सर्दी लग गई है। बिल्कुल सही। यह बीमारी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी। मेरी गली में एक 5 साल का बच्चा था, सर्दी लगने से चल बसा। बहुत तेज खांसी आ रही है। यह तो बीमारी है ना? अब हम क्या करें? महोदया, यह हमारे यहां बनी हुई गोली है। सर्दी दूर करने में सर्वोत्तम है। सिर्फ एक गोली से असर दिखेगा। धन्यवाद हे दयालु। रुको, यह दवा नहीं खानी। बुआ जी, आपकी दवा बच्चे को नहीं देनी चाहिए, वरना बीमारी बढ़ जाएगी। अरे बच्ची, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मेरी दवा नकली है? आपकी दवा असली है जरूर। अगर मैंने गलत नहीं देखा तो इसमें जीशु होना चाहिए। यह विशेष जड़ी बूटी है। जब तुम जानते हो तो इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? यह मेरे मालिक ने उन मां बेटे की हालत देखकर खासतौर पर भेजी है। आपकी दवा सर्दी तो दूर कर सकती है, लेकिन गुएर की यह हालत सर्दी लगने जैसी नहीं लगती।
छोटी बच्ची इतनी कम उम्र में क्या समझेगी? यह बच्चा देखो तो साफ है सर्दी लगी है। बिल्कुल। आओ मैं देखूं। मुंह खोलो। क्या हाल में ज्यादा मीठा खा रहे हो? बहुत ठंडी चीजें पी रहे हो और खेलने के बाद तुरंत कपड़े उतार देते हो। हाँ, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह बच्चा बचपन से ही खेलकूद में लगा रहता है। सर्दियों के आने के बाद से हमेशा बिना गर्म किए ठंडे पकवान खाता है और जमे हुए नाशपाती भी। बिना उबाला कच्चा पानी पीता है। बाहर खेलकर पूरा पसीना पसीना हो जाता है और सीधे रुई का कोट उतार देता है। पहली बर्फबारी। आओ जरा सहन करो। सचमुच ठीक हो गया। अरे वाह दिव्य वैद्य। गुई जल्दी उठो। दिव्य वैद्य को प्रणाम करो। जरूरत नहीं। याद रखना, भले ही बाद में तुम्हें प्यास लगे, कच्चा पानी कभी मत पीना, पेट खराब हो जाएगा। मां की बात माननी चाहिए। भले ही पसीना आ जाए, तुरंत कपड़े नहीं उतारने चाहिए। घर वापस जाने के बाद सूखी अदरक और अकोनाइट तैयार करना, शोरबा बना लो। गुड़ को 3 दिन तक पिलाओ, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अच्छा, धन्यवाद हकीम साहब, मैं याद रखूंगा। अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कम उम्र में, लेकिन आपकी चिकित्सा कला तो अद्भुत है। आप बहुत कृपालु हैं। क्या सुंदर पुरुष है। मानो खेतों में खिला कोमल कमल। संसार में ऐसा दूसरा कोई नहीं। शायद यह चेहरा ही उसका उदाहरण है। बस इतना पता नहीं, क्या उनके पेट पर मांसपेशियां हैं? नाम कमाने और प्रसिद्धि पाने वाले लोग। पहली बर्फ। चलो। बेशर्म। बेहद दुस्साहसी। जाओ, इस लड़की की जांच करो। असलियत में इसकी पृष्ठभूमि क्या है? हाँ, महारानी जी। बड़ी कुमारी आ गई हैं। बड़ी माताजी रोज आपका इंतजार करती हैं। अब तो इतना समय हो गया है। बड़ी माताजी अभी भी सो रही हैं। बड़ी माताजी को क्या हुआ है? बड़ी माताजी पहले से ही अस्वस्थ थीं। सर्दी आने के बाद और बुरा हो गया। पहली बर्फबारी। बड़ी साहिबा, आपको चिकित्सा का ज्ञान भी है। पिछले 2 साल से मेरी मां बिस्तर पर पड़ी हैं। कई डॉक्टरों से मिला हूं, तो कुछ सीख ही लिया, कुछ चिकित्सा विद्या सीखी है। माताजी का स्वास्थ्य कैसा है? माताजी को है रक्त और ऊर्जा दोनों की कमी की बीमारी और नींद पूरी न होने के कारण आंतरिक गर्मी के लक्षण दिखते हैं। अच्छे से देखभाल की जरूरत है। माताजी, बुजुर्ग महिला बड़ी कन्या आ गई है। धीरे। दादी। ये तुम, क्या तुम सच में यूएर हो? छोटी लड़की। दादी। हाँ मैं हूं। यूएर आपसे मिलने आई है। यूएर। मेरी यूएर। तुम आखिरकार आ गई। बूढ़ी माताजी पूरे शिया परिवार में
वह एकमात्र हैं जो लियू और मूल शरीर से प्यार करती हैं। उनके दबाव के कारण ही शिया जेहान के उच्च स्कूल में आने के बाद मैं तो बीवी को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मेई को दूसरी पत्नी बना लिया। अगर वह इलाज के लिए राजधानी नहीं गई होती और उसका दिमाग खराब नहीं हुआ होता तो लियू और मैं शायद 2 साल पहले ही उसके साथ राजधानी चले गए होते। ये 2 साल दादी, एक दिन भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। उस साल मैं राजधानी आ गया, तुम्हें और तुम्हारी मां को गांव में कष्ट झेलने के लिए छोड़ दिया। यहां तुम्हारी मां है। मुझे तुम्हारी मां से माफी चाहिए। हमारे शिया परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा किया। दादी मां, बुजुर्ग महिला, दुख को संभालें। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और रोएंगी तो फिर बीमार पड़ जाएंगी। उस समय किसने बड़ी कुमारी का साथ दिया? कोई बात नहीं। दादी मां का मन उदास था, अब अचानक बाहर निकल आया है। यह उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सचमुच यह एक बार रोने से सीने में बहुत राहत मिली है। बड़ी कुमारी सच में देव वैद्य हैं। मेरी मां ने अंतिम समय में उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी, वह यह थी दादी की सेवा करना। मैं मां की तरह ही दादी की अच्छे से सेवा करूंगी और तुम्हारा अच्छे से इलाज करूंगा, तुम्हारे शरीर को ठीक करूंगा। तुम्हारी मां एक बदकिस्मत बच्ची थी। हमारे शिया परिवार ने उसके साथ बुरा किया। मैंने उसके साथ बुरा किया। दादी, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यह मेरे लिए असंबंधित कैसे हो सकता है? मैंने एक पैदा किया है, कृतघ्न बेटा। यह मेरी उसे सही शिक्षा न देने की गलती है। यूएर, चिंता मत करो, क्योंकि तुम आ गई हो। दादी मां, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जाओ, बड़े भाई और उनके परिवार को बुला लाओ। जी। मां, आपने हमें बुलाया है। क्या कोई महत्वपूर्ण बात है? महत्वपूर्ण बात? यूएर हजारों मील दूर से आई है, गांव से राजधानी पहुंची। क्या यह संभव है? यह महत्वपूर्ण बात नहीं तो और क्या है? वह आज महल लौट रही है। तुम लोगों ने स्वागत भोज भी नहीं रखा। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? जेहान, यूएर तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम रिश्तों के प्रति इतने उदासीन हो, यह मुझे बहुत निराश करता है। मां, आपकी बातें बहुत कठोर हैं। वह एक छोटी है, बड़ों को छोटों के अनुसार क्यों चलना चाहिए? हाँ मां, आप ऐसी बातें कहकर खुद को अलग क्यों कर रही हैं? परिवार के बीच इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत है? और इन दिनों आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया। यूएर हमारा अपना है। मध्य शरद ऋतु उत्सव के बाद हम सब फिर एक साथ मिलेंगे। बस एक साथ मिलकर खाना खा लो। ठीक है, क्योंकि तुम भी मानते हो कि हम एक परिवार हैं, तो फिर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा। आगे से यूआर का मासिक खर्च दूसरी बेटी जैसा ही, कपड़े और गहने भी वैसे ही। हर मौसम में दूसरी बेटी को जितने कपड़े भेजे जाते हैं, जितने गहने बनवाए जाते हैं, यूएर को भी उतनी ही संख्या में मिलेंगे। कम नहीं हो सकते। कम है, छोटा है। मेरी परिवार, तुमने साफ सुन लिया है न? बूढ़ी मरघट, दिल भी बहुत टेढ़ा है। हर चीज उस गवार लड़की के लिए। जोआनर का क्या मूल है? वह मिंगयांग काउंटी के राजकुमार के परिवार की नातिन है। गांव की लड़की की पृष्ठभूमि क्या है? वह खेतों में काम करके पली भी है। वह भी बिल्कुल वैसा ही हिस्सा चाहती है। क्या उसे अपने भाग्य को नष्ट करने का डर नहीं है? मां, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। बहू, आपकी जो आज्ञा हो। ठीक है, क्योंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगले साल यूएर का विवाह हो जाएगा। जो दहेज तैयार करना है वह भी दूसरी बेटी जैसा ही होना चाहिए। दूसरी बेटी के कितने डोले थे, यूएर के भी उतने ही डोले होंगे।
दूसरी बेटी के लिए कितना है? जुआंगजी की दुकान। युएर को भी उतनी ही रकम मिलेगी। तुम यह मत सोचना कि इस बूढ़ी औरत को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। इन सालों में तुमने दूसरी बेटी के लिए कितना दहेज तैयार किया है, मैं पूरी तरह न भी जानूं तो 80-90% तो जानता ही हूं। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मां, आप कहती हैं कि जिंजू को जुआनर के साथ पाला जाए, यह मैं मान लेता हूं। लियो अब नहीं है, मैं जिंदेऊ की सौतेली मां हूं। लेकिन दहेज की बात करें तो यह बिल्कुल नहीं चलेगा। जुआनर के दहेज का अधिकांश हिस्सा मेरे मायके से आया है। निंगयांग बोक्शु के घर से तैयार किया गया। चाहे मैं जिंदेऊ को बेटी मानूं, फिर भी मेरे लिए संभव नहीं दहेज में देना, सौतेली बेटी के लिए दहेज देना। हाँ दादी, तुम बहुत ज्यादा तर्कसंगत हो। जेहान, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? जेहान, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? घर में आते ही उपद्रव शुरू कर दिया। तुम तो एक अपशगुन हो। गुस्सा मत हो, मैं यही हूं। आपके अच्छे दिन अभी आने बाकी हैं। मां, वह मेइशी की अपनी संतान तो है नहीं। हम मेइशी को ऐसा कैसे कह सकते हैं? दहेज कौन देगा? अगर यह बात किसी ने सुन ली तो क्या कहा जाएगा? मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन इतनी भी नहीं सड़ी हूं कि उन्हें निंगयांबर्ग के घर से युएर के लिए पैसे और दहेज देने पर मजबूर करूं। मैं बस तुम्हें उसके पिता होने के नाते युएर के लिए इंतजाम करने को कह रहा हूं। आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। मेरी तनख्वाह तो बस इतनी ही है। वह हमारे यानी पूरे परिवार के बुजुर्गों और बच्चों के खर्च के लिए भी नाकाफी है। फिर अतिरिक्त पैसे कहां से लाऊं? इन कुछ सालों में घर की खुशहाली वो सब मेइशी की वजह से है। उनकी कुशल व्यवस्था से यह सब कुछ मेइशी का ही तो योगदान है। हाँ मां, स्वामी के पास पैसे कहाँ हैं? आप ऐसा कहती हैं। यह मालिक को रिश्वत लेने के लिए नहीं कहा गया था, बेटी की शादी का सामान जुटाने के लिए कहा था। रिश्वत लेना, यह तो सिर कलम करने का अपराध है। आप केवल पोती की ही नहीं सोच सकते, बेटे की अनदेखी करके तुम लोग मुझे डरा भी नहीं सकते। मैं बूढ़ी औरत हूं, चीजें नहीं संभालती, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है बहरी और अंधी होने की हद तक। मेइशी, तुम निंगयांबो के घराने से हो, लेकिन एक उपशाखा हो। जब तुमने घर में प्रवेश किया तो दहेज में सिर्फ एक जमींदारी थी। आज घर की सारी संपत्ति। जेहान के राजधानी जाने के समय की बात है, बिलेशिया में, और साथ ही बिले लियो ने सब कुछ बेच दिया। उस पैसे से यह सब खरीदा गया। इन सालों में तुम्हारे अधिकारी होने के बावजूद तुमने सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ चलाए जा रहे व्यापार और जमींदारी, और भी इन वर्षों में मिली श्रद्धांजलि की रकम, ये सब, क्या यह तुम्हारी बेटी को नहीं मिलना चाहिए? अपनी ही सगी बेटी को? किसने कहा बुजुर्ग महिला भ्रमित हैं? यह मुझे याद है उससे भी ज्यादा साफ है। लेकिन ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे जमा किया है। यह कैसे उस नीच लड़की को सस्ते में मिल सकता है? अगर वह मेरी बेटी है तो इस दहेज का इंतजाम मैं खुद करूंगी। लेकिन अभी इसकी बात करना बहुत जल्दी है। उसे अभी 1 साल तक शोक मनाना है। उस समय उसके लिए एक अच्छा घर ढूंढना। मैं निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय नहीं करूंगा। यह बूढ़ा आदमी इसे टालने की तैयारी कर रहा है। अपनी मां के प्रति भी ईमानदारी नहीं है। बिल्कुल बेशर्म। मुई शरीर और लियूशी, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज तुम्हें खून से लथपथ कर दूंगा। तो मेरा नाम सिया नहीं है। दादी, आप भी गुस्सा न करें। युएर, जरूर अच्छी तरह देखभाल करूंगा आपके शरीर की। अपनी सेहत का ख्याल रखो। मैं चाहती हूं तुम चांदी की शादी देखो। क्या हुआ? मुझे लगता है तुम टाल रहे हो। किसी दिन जब मेरी बुढ़िया आंखें बंद कर लूंगी तब तुम चांदी को अपने कब्जे में कर लोगे, है ना? नहीं, आज तुम्हें मुझे एक ठोस जवाब देना होगा। ठोस जवाब? मैं आपको ठोस जवाब कैसे दूं? मां, आप तो मुझे मारने पर तुले हैं। मैं नहीं दूंगा। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मां, आप तो मुझे मारने पर तुली हैं। इसमें क्या मुश्किल है? अभी अभी दादी ने कहा था, जब पिताजी राजधानी गए थे तो मेरी मां ने सब कुछ बेच दिया, तब जाकर पैसे जुट पाए। आज पिताजी यहां हैं तो
राजधानी में नींव रखी गई। इसका मतलब है इस शर्मा हवेली की आधी नींव मेरी मां की है। इतना ही नहीं, उस साल गांव में महामारी फैली थी। अगर लियो परिवार न होता, दिन रात सेवा न करता, हम मां बेटी बहुत पहले भूख से मर जाती। तुम फिर भी परीक्षा दे पाते और बड़े अधिकारी बन पाते। ये सब हमारे शिया परिवार का लियो परिवार पर कर्ज है। अब लियो परिवार नहीं रहा, उसे उसका हिस्सा देना ही होगा। योर को मुआवजा दो। ठीक है, फिर माता जी के कहने के अनुसार दूसरी महारानी। योर, अब तुम्हें यहीं तक छोड़ता हूं। अलविदा, आगे नहीं छोड़ूंगा। यह अवज्ञाकारी बेटी अभी घर में कदम रखा और सब अशांत कर दिया। तुम सच में अशुभ हो। सब अशांत है। हमारे इस महल में मुर्गियां और कुत्ते पाल रखे हैं। मैंने कुत्ते की भौंक भी नहीं सुनी। अशिक्षित हो, अशिष्ट और घृणित। अब बुला लिया। शिया जिंदियो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कह रहे हो मेरा भाई कुत्ता है। मैंने नहीं कहा, पिताजी ने कहा। तुम हिम्मत मत करना, दादी तुम्हारा साथ देती हैं। तुम बिल्कुल बेलगाम हो गए हो। अब मेरी पीठ थपथपाने वाला दादी के अलावा मेरी मां भी तो है। पिताजी, पिताजी, क्या क्या आप मां को इस हवेली में रहने देंगे? कुछ और दिन ठहर जाओ, वह तो बहुत अच्छा होगा। मां को हवेली में रहने दो। चंद्र महोत्सव के बाद नया साल मनाएंगे। हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर रहेगा। मेशी, तुम इस मामले को संभाल लो। जल्दी चलो। अरे बाबूजी, क्या आप सचमुच हमारी आधी संपत्ति उस लड़की के दहेज में दे देंगे? जोनर अगले साल भी तो विवाह के योग्य हो जाएगी। उसका दहेज फिर क्या होगा? और बोर भी है। वह तो हमारा इकलौता बेटा है। लियो के मामले के खत्म होने के बाद उसे महल से बाहर निकाल दो। उसे महल से बाहर फेंक दो। बस वह मेरी मां के सामने न हो। मेरे पास उसे सबक सिखाने के कई तरीके हैं। तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी है। तुम राजधानी आ गए, अपने पति को देख लिया। अब उन्हें शिया कुल की कब्रगाह में दफनाया गया है, जहां शिया परिवार पीढ़ियों तक उनकी पूजा करेगा। काश तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, शांति से आराम कर सकती हैं। आजकल तुम्हारी मां की अंतिम इच्छा पूरी हो गई है। अब बारी है तुम्हारे शोक मनाने की। दाजिंग राजवंश के नियमों के अनुसार शोक की अवधि में बाहरी लोगों से मिलना वर्जित है। तुम मांसाहार नहीं खा सकती। तुम्हारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। यह शोक मनाने के लिए ठीक नहीं है। मैंने और तुम्हारे पिता ने इस पर विचार विमर्श कर लिया है। हम तुम्हें राजधानी भेजने की प्रणिंग मठ में, वहां शांति और स्वतंत्रता है। राजधानी की महिलाएं शोक मनाने के लिए अधिकतर वहीं रहती हैं। एक साल की अवधि पूरी होने के बाद हम तुम्हें वापस ले आएंगे। उस समय तक पूरी राजधानी तुम्हारी शोक में ईमानदारी को जान जाएगी। तुम्हारी प्रतिष्ठा के लिए यह फायदेमंद भी होगा। आज तो सूरज पश्चिम से निकल आया है। दूसरी मालकिन, आप मेरी प्रतिष्ठा की सोच रही हैं। देहाती लोग ऐसे ही कटु बोलते हैं। देहाती लोगों की बातें इतनी कठोर होती हैं। तुम आखिरकार शिया परिवार की हो। तुम्हारी प्रतिष्ठा सुधर जाएगी। तुम्हारे भाई बहन तभी बेहतर हो पाएंगे। मैं भी तो हमारे परिवार की सोच रही हूं। काम में देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी से तैयारी करो। कल सुबह ही निकल चलते हैं। अभी भी पहुंच सकते हैं। उन्हीं मठ का शाकाहारी भोजन। महोदया, अंशी हाउस के लोग कल हवेली में मिलने आ रहे हैं। क्या?
वे शिया हवेली में क्या करने आए हैं? ऐसा कहा जाता है। हमारी बड़ी साहिबजादी की प्रशंसा करते हैं। विशेष रूप से मिलने आया हूं। शुआन को ढूंढ रहा हूं। यह अंशी हाउस का व्यक्ति है। हमेशा बहुत घमंडी रहे हैं। शाही परिवार के अलावा किसी से नहीं मिलते। अचरज है कि शुआन से मिलने आया। बहुत पसंद किया है। यह बूढ़ी दासी वांग है। श्रीमान जिया को प्रणाम। श्रीमती जिया, आज यहां आया हूं अपनी मालकिन के आदेश पर बड़ी युवती को आमंत्रित करने हवेली में बातचीत के लिए। वांग दादी, आप बहुत अति कह रही हैं। वांग जी, आप बहुत अति कह रही हैं। जोआनर, मार्किस की पत्नी ने तुम्हें पसंद किया है। यह तुम्हारा सौभाग्य है। जल्दी से दादी वांग के साथ जाओ। जी दादी, जल्दी चलें। तुम हौरानी को इंतजार में न रखो। माफ कीजिए, मेरी गलती है। मेरी मालकिन जिससे मिलना चाहती हैं वह यह सामने वाली महिला नहीं है। वांग मोमो, वांग मो, कहीं आपको गलत याद तो नहीं? मेरी एक और बेटी जरूर है, लेकिन वह अभी गांव से आई है। उसका व्यवहार बहुत अशिष्ट है। अंशी हाउस की मालकिन, अंशी हाउस की मालकिन, इतनी महान महिला, उनसे मिलना संभव है क्या? हाँ मां वांग। शुआन, वह बचपन से हमारे साथ पली भी है। संगीत, शतरंज, कविता, चित्रकारी सब में निपुण है। मुझे लगता है कि मेम साहिबा जिसे ढूंढ रही हैं वह निश्चित ही हमारी शुआन है। मालिक मालकिन, आपको पता नहीं है, कुछ दिन पहले इस बूढ़ी ने खुद देखा था। बड़ी साहिबा गली में थी, एक बच्चे की जान बचाई। हालांकि बस एक ही मुलाकात हुई थी, लेकिन बड़ी साहिबा की सुंदरता अद्वितीय थी। देखकर सब कुछ भूल जाते थे। इस बूढ़े नौकर को बिल्कुल याद है। चावल, सचमुच गांव की जंगली लड़की। अच्छा, ऐसी बात है। अरे कोई है, उस लड़की को जल्दी जाकर बड़ी साहिबा को बुला लाओ। बड़ी साहिबा कहाँ हैं? हुजूर, बड़ी साहिबा पुन्निंग मठ जाना है। बोलो, मतलब यह मालकिन की इच्छा है। बकवास। बेटी, प्यारी बेटी, यह कहां जा रही है? अंशी हाउस के लोग आ गए हैं। जल्दी करो, सामान समेट लो और वांग मां के साथ जाओ। इस बूढ़े नौकर ने बड़ी युवती को प्रणाम किया। तो उस दिन सड़क पर जिससे मेरी मुलाकात हुई थी वह अंशी हाउस का व्यक्ति था। इसलिए बेकार बाप ने अपना इरादा बदल दिया। असल में वह ऊंची शाखा पकड़ना चाहता है। वांग मां, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया, लेकिन यह अंशी हाउस मैं नहीं जा सकती। क्या? हाउस की मालकिन ने खुद बुलाया है, इनकार की इजाजत नहीं। पिताजी, क्या आप भूल गए? क्या आप और दूसरी माताजी नहीं थे जिन्होंने मुझे पुलिंग मठ भेजा 1 साल तक शोक मनाने के लिए, और यह भी कहा था कि इस दौरान मैं किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं मिल सकती? क्या मैंने ऐसा कहा था? हाँ, यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुमने मेरी पीठ पीछे अपनी मनमानी की। मालिक, साफ तो है। अरे बस करो। प्यारी बेटी, यह तेरा अपना घर है। मैं तुझे भला कैसे निकाल सकता हूं? यह सब उसी की गलती है। मैं उसे जरूर सख्त सजा दूंगा। बस, मार्किसा खुद निमंत्रण दे रही हैं। कोई जरूरी बात है? फू, देरी मत करो। स्वादिष्ट पहली बर्फबारी। यह हमारी मालकिन है। मैं आपको प्रणाम करती हूं महारानी। अच्छी बच्ची, आखिरकार तुम आ गई। माताजी, आप बहुत कृपा करती हैं। आपने मुझे बुलाया था, क्या कोई बात है? सच कहूं तो ये हमारी घर की बुजुर्ग मालकिन हैं। अभी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। मालकिन, आप मुझे बहुत सम्मान दे रही हैं। उस दिन मैं गली में था, खुद अपनी आंखों से देखा आपने कैसे चमत्कार कर दिया। आपकी चिकित्सा कला अद्भुत है। यहां मौजूद सभी लोग
अंगूठा दिखाकर तारीफ करते हैं। महोदया, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्ति है। बुजुर्ग महोदया, क्या बीमारी है? चैन से नहीं सो पाती, अक्सर अनिद्रा रहती है, सिर में बहुत तेज दर्द है, गंभीर समय में उल्टी भी होने लगती है। मैंने कई डॉक्टरों को बुलाया है, कोई बीमारी नहीं पता चलती। बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। बुजुर्ग माताजी फिर बेहोश हो गई हैं। कृपया। क्या बुजुर्ग माताजी को दम घुटने दोगे? सब यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? मिस शिया की बात मानो, वह तुमसे क्या करने को कहती हैं, तुम वही करो। जल्दी करो। उसको सभी खिड़कियां खोलकर ताजी हवा आने दो। ठीक है। पहली बर्फबारी। टूर्निकेट जी। अंगों को बांध दो जी। पहली बर्फबारी, जल्दी करो। एक और। चांदी की सुई को कीटाणुरहित करो। कुमारी, आओ, खून निकालो। महोदया, क्या वह इलाज कर सकती है? तो फिर तुम करो। धक्का। बहुत अच्छा। बुजुर्ग महिला को सांस आ गई। अब ठीक हैं। शुक्रिया मिस जिया। आज अगर आप नहीं होती, मैं सच में नहीं जानती यह कैसे खत्म होगा। आप हमारे हाउस ऑफ हॉ के एहसानमंद हैं। मैडम, आप बहुत अधिक कह रही हैं। एक चिकित्सक के रूप में यह मेरा कर्तव्य था, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा, बुजुर्ग मैडम की बीमारी का कारण। आप बेझिझक पूछिए, मैं बिना कुछ छिपाए बताऊंगा। बुजुर्ग माताजी, इस साल उम्र कितनी है? रोजाना क्या खाना पसंद करती हैं? बुजुर्ग माताजी ने साल की शुरुआत में अभी 60वां जन्मदिन मनाया है। जब उनकी भूख अच्छी होती है, मीठा खाना पसंद है, मांस भी बहुत पसंद है। आज माताजी ने क्या खाया? माताजी, आज का नाश्ता लाल बीन्स और चावल की खिचड़ी खाई, क्योंकि उन्हें लगा कि मिठास कम है, इसलिए 2 चम्मच शहद डाल दिया। दोपहर में खाए अंगूर और राजमहल से आया शहद वाला तरबूज। इस हालत को देखो, उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगभग तय है। अब से ये सब खाने बुजुर्ग माताजी को नहीं दिए जाएंगे। यह खाना जहरीला है। किसी ने बुजुर्ग माताजी को जहर दिया है। नहीं माताजी, आप बहुत चिंता कर रही हैं। यह खाना जहरीला नहीं है। यह खाना सामान्य लोग इसे खा सकते हैं। बस इतना ही। बुजुर्ग माताजी जैसे मरीज शायद नहीं खा सकते। प्राचीन लोगों को कैसे समझाएं? हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल। माताजी, बुजुर्ग माताजी की बीमारी उनके द्वारा खाए जाने वाले बहुत परिष्कृत और बारीक भोजन के कारण है। माताजी की उम्र अब अधिक हो गई है। ये सभी खाद्य पदार्थ उनके शरीर पर बहुत गंभीर दबाव डालेंगे। और क्या तुमने कभी सुना है, वह कौन सा बुजुर्ग है जो 50 से अधिक उम्र का है, जो आमतौर पर बहुत महीन और चुनिंदा भोजन करता है और साथ ही चलता फिरता भी नहीं है? बुद्ध ने कहा है कि आशीर्वाद का सम्मान करो। यह स्वादिष्ट भोजन भी तो एक आशीर्वाद है। अगर इसकी कद्र नहीं करोगे तो यह मुसीबत भी ला सकता है। हम हमेशा यही सोचते थे, माता की सेवा करना, उन्हें अच्छा खाना पिलाना है। खासकर हमारे हाउस ऑफ हॉ में उनका खर्च उठाने की क्षमता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि इससे उन्हें नुकसान पहुंचेगा। उसके बाद
कैसे खाना चाहिए। यह बीमारी जड़ से खत्म करने का तरीका नहीं है, लेकिन खाने में परहेज कर सकते हैं। तुम लोग रोज बिल्कुल भी न देना बुजुर्ग माताजी को ऐसी चीजें जैसे अंगूर, खरबूजा, शहद जैसी चीजें। दलिया भी कम पियो। कुछ और बढ़ा सकते हैं। ज्वार, सोयाबीन, मक्का, ये मोटे अनाज। फिर तो मुश्किल हो गई। मालकिन को ज्वार मोटा अनाज लगता है, उन्हें पसंद नहीं है। और वह सोयाबीन, वह तो गरीबों के लिए है, खाने की चीज है। मालकिन को कैसे दे सकते हैं। इस घटिया चीज को खाओ। यह तो बहुत आसान है। रसोई को कहो, ज्वार के चावल को बारीक आटा पीस लें, छोटी छोटी गोलियां बना लो। बुजुर्ग माताजी के पसंदीदा झींगा भरावन डाल दो। यह सोयाबीन। रसोई को कहो, गाढ़ी चिकन सूप में धीरे धीरे उबालो, नरम होने तक। स्वाद अपने आप अच्छा होगा। हाँ मेम साहब, तो इसे मोटा अनाज नहीं कहेंगे। तो क्या करें। ऐसे करो, मैं कुछ आयुर्वेदिक खाने के नुस्खे तैयार करूंगा, फिर तुम लोग उन्हें मिलाकर मोटे अनाज के साथ खाना। इस तरह धीरे धीरे आदत हो जाएगी। याद रखना, फिर कभी मत देना बुजुर्ग माताजी को मिठाई। हाँ जी। बुजुर्ग माताजी फिर मीठा खा लिया। माताजी को आखिर हुआ क्या है, इतना डरावना क्या है। धन की बीमारी। पैसा है तो बीमारी भी आसानी से हो जाती है। घोड़ा बिगड़ गया है। बिटिया जल्दी हटो। घोड़ा बिगड़ गया है, जल्दी रास्ता छोड़ो। सावधान, हट जाओ। अच्छा आया, तुम्हें दिखाता हूं, मेरी कला देखो। हे भगवान, अब समय नहीं है बातें करने का। अगर आपकी कुछ अनहोनी हो गई तो मालिक मुझे मार डालेगा। बकवास बंद करो। उस समय राजकुमार रुई ने दो पागल घोड़ों को खुद रोका था। आज बस एक घबराया घोड़ा है, मैं आसानी से संभाल लूंगा। दुष्ट प्राणी, रुक जा मेरे सामने से। कुमारी जी, यह आवाज क्या है। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति है। गाड़ी की छत पर गिरा, फिर नीचे गिर गया। देखने चलो। ठीक है। बचाने के लिए धन्यवाद महान व्यक्ति। तुम ठीक हो। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। किंवदंतियां सब झूठ होती हैं। घोड़ा इतना पागल कैसे हो सकता है। कैसे रोक सकता हूं। मुझे देखने दो। दर्द हो रहा है। मेरा हाथ टूट गया लगता है। नहीं टूटा है। थोड़ा सहन करो। दुष्ट औरत, क्या तुम मुझे मार डालोगी। दुनिया, राजकुमार, चांद किंग, मेरी जान बचाओ। यह औरत मुझे मारना चाहती है। ठीक है। घटिया औरत, तुम्हारी मेरी इतनी हिम्मत। यह गंदा जूता किसका है। हाँ, यह मेरा है। तुमने कब से पैर नहीं धोए। नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुए, बस एक महीना हुआ है। गंदी औरत, मैं तुम्हें दिल से बचा रहा हूं। तूने हमारे एहसान का बदला बुराई से दिया। बाह में अब दर्द नहीं है।
सच में दर्द खत्म हो गया। बदबूदार छोकरी, मुझे नहीं पता था कि सच में तुम्हारे पास कुछ खास कला है। तेरे चेहरे का रंग कुछ खराब लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? क्या कह रहे हो? मेरा शरीर बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वह मेरे सुंदर और मनमोहक रूप पर मोहित हो गई है? निश्चित रूप से राजधानी में दूसरी औरतों की तरह मेरी शान और प्रतिभा पर मर मिटती हैं, चुपके से मुझ पर नजर रखती हैं, मेरी इज्जत करती हैं। क्या तुम्हारी सांसों से बदबू आती है? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो एक सुंदर सजीला नवाब हूं, मेरी सांसों से बदबू कैसे आ सकती है? वह क्या तुम्हें कब्ज है? शुरुआत पहली मुलाकात है और सीधे शौच के बारे में पूछ रहे हो। क्या यह ठीक है? ठीक है, यह बाहरी सर्दी और भीतरी गर्मी है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। रोजाना याद रखना, ज्यादा हरी सब्जियां खाना, खूब पानी पीना तुम्हारी पाचन शक्ति के लिए अच्छा है। तुम अभी सच में सिर्फ मेरा इलाज कर रहे थे, नहीं तो और क्या। मैं तुझ पर मर गया हूं। छोटे साहब को पसंद करती है, छोटे साहब को तुझसे पसंद नहीं है। महाराज, जांच कैसी चल रही है? वह ग्वांगलो सदर कार्यालय की उप प्रमुख है, शिया जेहान की बड़ी बेटी है, शिया जिंगयुए। पहले वह हमेशा गांव में रहती थी। कुछ दिन पहले अपनी मां लियू की अस्थियां राजधानी लेकर आई। उसने जिया मंत्री को मजबूर किया। लियू की अस्थियों को पैतृक ब्रिस्तान में दफन करने के लिए। उसकी चिकित्सा कला कैसी है? लगता नहीं है कि वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से है। कहा जाता है कि जब वह लियू परिवार की देखभाल कर रही थी तो उसने गांव के एक चिकित्सक से सीखा था। न्यू झेंगजी, आज वह अंशी हाउस में थी और बेहोश बुजुर्ग महिला को बचा लिया, साथ ही औषधीय आहार भी छोड़ गई और मालिश का नुस्खा भी दिया। कहते हैं कि यह शरीर को ठीक कर सकता है। यह उसने लिखा है। बिल्कुल सही। इस नौकर ने एक प्रतिलिपि बना ली, हाउस ऑफ मार्क्विस में छोड़ दी और मूल प्रति बाहर ले आया। यह लिखावट तो बहुत सुंदर है। लिखावट देखकर व्यक्ति का अंदाजा हो जाता है। चाहे अपने असली पिता से सामना हो, या मां के लिए निर्णय लेना हो, या जूते मुंह में ठूंसकर किसी की जान बचानी हो, यह सब देखने में अजीब लगता है। लेकिन जब वह ये सब करती है तो बिल्कुल साफ और ईमानदार लगती है, पूरी तरह से नेकनीयती से। आंसी हाउस पर नजर बनाए रखो, उसकी तरीके देखो, काम आती हैं या नहीं। जी, आज जो घोड़ा डर गया था, तुम जांच करवाओ। और एक बात, आकिंग को शिया परिवार की रक्षा के लिए भेजो। उसे मेरे सामने मरने मत देना, इलाज से पहले ही। जी, 5 साल से महाराज की सेवा में हूं, पहली बार देख रहा हूं किसी लड़की पर इतना ध्यान देते हुए। यह मिस जिया वाकई में बिल्कुल अलग है। बेटी देखो, ऐसा चलेगा? हाँ, वह मरी क्यों नहीं? क्या मैंने सारथी को नहीं कहा था कुछ करने के लिए? उसे कुछ भी क्यों नहीं हुआ? राजकुमारी अंशी की मां तुम्हें बुला रही हैं। किस बात के लिए? मुझे आपके महल में जाकर इलाज करने दें। तुम्हें चिकित्सा आती है। लंबी बीमारी ने ही डॉक्टर बना दिया। जब भी मेरी मां के पास पैसे नहीं होते थे, मैं ही उनका इलाज करता था। हाउस ऑफ हॉ ने तुम्हें किसका इलाज करने के लिए बुलाया है? हाउस ऑफ हॉ की माताजी। यह तो बेतुका है। वह बूढ़ी महिला तुम्हारे इलाज से ठीक हो सकती है क्या? क्या तुमने ही मुझे देखने भेजा नहीं था? तुमने यह भी कहा कि मिसेज हो ने मुझे बुलाया है। यह हमारे शिया परिवार की बात है, पूर्वजों का नाम रोशन करने की। तुमने मुझे जल्दी जाने को कहा, बिल्कुल भी देरी मत करना। मुहर, बहस करना। मुहर, क्या तुम जानते हो
वह बूढ़ी महिला बहुत बीमार है। यहां तक कि शाही चिकित्सालय भी अलर्ट पर है। तुमने यह जोखिम भरा काम लेने की हिम्मत कैसे की? हाँ, बुजुर्ग माताजी की बीमारी, वैद्य भी ठीक नहीं कर पाए, तो यह नादान लड़की, इसमें तो हंगामा क्यों मचा रही है? अगर कुछ गलत हुआ तो पूरा शिया परिवार फंस जाएगा। लेकिन तुम्हारी चेतावनी देर से आई। मैंने जांच पूरी कर ली है। क्या वह बुजुर्ग महिला ठीक हो गई है? क्या तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग पनीर जैसा है। तुम्हें कैसे पता? क्या यह संभव है कि पिताजी का दिमाग भी पनीर जैसा है? यह मुझे विरासत में मिला है। तू कलाकारी का पागल है। तू हिम्मत करके मुंह खोलता है। तू मेरी आंखों से दूर हो जा। योर अभी नहीं जा सकती। तू और क्या करना चाहता है? योर को पिता चाहिए। बस एक और व्यक्ति को देखना है। पहली बर्फबारी। अरे नासमझ कलाकार, ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो महल के नौकरों के साथ? इस सारथी ने छेड़छाड़ की थी, जिससे मेरे रथ के घोड़े अचानक उग्र हो गए। मुझे और पहली बर्फबारी को लगभग मार ही डाला। तुम्हें कैसे पता कि यह उसी ने किया है? क्योंकि उसने खुद कबूल कर लिया है। वह खुद मान गया है। यह मैंने किया है। आज बड़ी साहिबा हाउस ऑफ मार्क्विस से लौटते समय मैंने घोड़े को खिलाया था पागल कर देने वाली दवा। दुस्साहसी दास, तुमने मालिक को मारने की हिम्मत की। अरे कोई है, इसे नीचे खींच ले जाओ। पिताजी शांत हो जाइए। मुझे करने दीजिए। मत गड़ाओ मत गड़ाओ, मैं बताता हूं। यह दूसरी कुमारी हैं। दूसरी कुमारी ने मुझसे कहा था यह करने के लिए। उन्होंने मुझे चांदी दी, मुझे मौका देखकर बड़ी कुमारी को नुकसान पहुंचाने को। यह तुम्हारा झूठा आरोप है। मैंने तुम्हें कब कहा था? यह उस व्यक्ति के कमरे में मिला है। यह चांदी बरामद हुई है। और एक भी है, दूसरी कुमारी की फेंकी हुई गुड़िया। दूसरी कुमारी, आप इसे नकार तो नहीं सकती। वे मेरी बेटी पर झूठा आरोप लगा रही हैं। आपको मेरी बेटी की सहायता करनी ही होगी। फैसला कीजिए। जी हाँ मालिक। जुआन हमेशा दयालु रही है। वह कभी नहीं कर सकती इतना घृणित काम। ये जरूर वो हैं। उन्होंने मिलकर षड्यंत्र रचा है। कोचवान को रिश्वत दी, जुआनर को फंसाया गया है। ये शरारत मत करो। मेरा अनुमान है कि इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। अब जब तुम दोनों के अलग अलग बयान हैं, तो हम अधिकारियों को बुलाते हैं, मामला अदालत पर छोड़ते हैं। दरबार में शिकायत नहीं कर सकते। मां, यूर, बाबूजी दरबार में एक उच्च अधिकारी हैं। उनकी प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यह मामला अदालत तक पहुंच गया, तुम्हें पता है बाबूजी की इज्जत का मतलब वह कहां रह जाएगी। तुम ठीक कहते हो। आखिर हम एक परिवार हैं। बस एक छोटी सी बात पर बाहर तक लड़ाई ले गए, और साथ ही तुम्हें चोट भी नहीं आई। मेरी राय में इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। अगर मैं सहमत नहीं हूं तो? मालिक मालकिन, अंशी हाउस ने फिर से किसी को भेजा है। बुजुर्ग माताजी जाग गई हैं। अभी नहीं। अरे तुमने तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। शिया जिंगयू, क्या तुम्हारी हिम्मत है अंशी हाउस जाने की? झूठा डॉक्टर बनकर धोखा देना। तुम्हारी मौत तय है। मामा इस बार आई हैं। क्या कोई बात है? इस बूढ़ी दासी ने बड़ी कुमारी को प्रणाम किया। कुमारी के चमत्कारी हाथों ने हमारी बूढ़ी माताजी की जान बचाई। मालकिन कहती हैं बड़ी साहिबा हाउस ऑफ मार्क्विस की हितैषी हैं। क्योंकि बड़ी साहिबा बहुत जल्दी चली गईं, इसलिए मालकिन ने इस नौकर को आभार उपहार व्यक्तिगत रूप से भेजा है।
मार्क्विस की पत्नी, आप बहुत दयालु हैं। बस बुजुर्ग माताजी का स्वास्थ्य सुधर जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैंने उसे जो वो दवा के नुस्खे दिए थे। तुम लोग नियमित रूप से खाना याद रखना। अब बेकार की चीजें मत खाया करो। सब याद है हमें। मालकिन ने यह भी कहा, अगर बड़ी साहिबा को फुर्सत हो तो अक्सर हवेली में आकर बैठा करें। महाराज शाह, क्या आप कृपा कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सुविधाजनक है। यह मेरी बेटी का सौभाग्य है और हमारे शाह परिवार का भी सौभाग्य है। वाह, अब तुम मुझे दोष नहीं दे रहे, उपद्रव करने और धोखा देने के लिए। मेहमान महोदया का निमंत्रण जिन युए निश्चित रूप से जाना चाहती है। बस हमारे महल के मामले अभी तक निपटाए नहीं गए हैं। मैं बाहर जा सकती हूं। वाकई चिंता हो रही है। गाड़ीवान का मामला अभी साफ नहीं हुआ। पीछे का असली आदमी अभी तक पता नहीं चला। कौन जानता है इस हवेली में और कितने लोग हैं जो मुझसे खफा हैं। मालिक तो बस राज परिवार से जुड़ने को बेताब हैं। अगर सच में शाओ शुआन पर पड़ी नजर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह शिया जिन युई, हम मां बेटी की बदकिस्मती है। बड़ी साहिबा मुश्किल में हैं। अगर मदद चाहिए तो बस कह देना। चाहे हो हवेली हो, फिर भी यह बूढ़ा नौकर कभी भी बेखबर नहीं बैठेगा। ये दूसरों को माफ करने का मौका हमेशा दो। अब से जब भी तुम यात्रा करो, तुम्हारे साथ जाने वाले गाड़ियां, घोड़े और नौकर सब तुम स्वयं चुन सकती हो। मैं और मालिक बिल्कुल दखल नहीं देंगे। कैसा रहेगा? और एक बात, मालकिन जी ने जो दहेज का जिक्र किया था, मैंने उसकी पूरी जांच कर ली है। आने वाले कुछ दिनों में मैं वह आपके पास भेज दूंगी। मैं अपने दहेज में से भी कुछ दूंगी। तुम्हें 2 और गांव दिए जाते हैं। मां, सब कुछ उसे क्यों दे दिया? चुप रहो, यह सब तुम्हारे लिए ही तो है। यूएर, इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। इससे बड़ा विवाद हो जाएगा। तेरी प्रतिष्ठा पर भी बुरा असर पड़ेगा। तू ही बता, है कि नहीं? मेरे परिवार ने अपनी बेटी के लिए सचमुच खूब पैसा बहाया है। चूंकि दूसरी बीबी इतनी ईमानदार हैं, तो मैं मान जाता हूं। बस समय की बात है। कल ही तुम्हें भिजवा दूंगा। कल के बाद फिर कल आता है। कितने कल आएंगे? यह चीज मेरे पास नहीं है। बस दिल नहीं लगता। अभी मुझे दे दो। कोई है जो यह चीज ले आए? अब सब मेरा है। किसने शिकायत दर्ज की थी? नहीं नहीं, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। निश्चित रूप से तुमने गलत जगह आ गए। मैंने ही अधिकारियों को बुलाया है। यह गाड़ीवान, मालिक की हत्या करना, मालिक पर झूठा आरोप लगाना। तुम इसे ले जाकर निपटा लो। तुम बड़ी बेगम, अब दूसरी बेटी की कोई चिंता नहीं रही। तुम, अगर आपकी आवाज बहुत तेज हुई तो मुझे डर है कि डर के मारे मैं फिर पीछे वाले को ढूंढने लगूंगी। आखिरकार मैं पीड़ित पक्ष हूं। मुझे मामला दोबारा खोलने का अधिकार है। दाई वांग, मैं आपको बाहर तक छोड़ने आया हूं। मां, कमाल हो गया। किस्मत खुल गई। इस बार तो मेरे हाथ में शिया परिवार की आधी संपत्ति है। इस बार मैं पूरी तरह से खरीदारी करूंगी। जांच कैसी चल रही है? मैं कसम खाता हूं, इस बार गाड़ी और सारथी एकदम ठीक हैं। चलो। आगे से कस्में मत खाया करो। मुझे डर है कि मैं तुम्हारे बहुत करीब आ गई हूं। सच में बिजली गिरने से मर जाऊंगी।
मैं सच में नहीं जानती सारथी कब बदला गया। लेकिन बड़ी साहिबा चिंता न करें, यह दासी आपकी रक्षा करेगी, मुझे मत छो। बोलो। तुम वही हो जो राह चलते अन्याय का विरोध करते हो। आपकी प्रशंसा है महिला जी। मैं फी यिन हूं। आज मेरे स्वामी के आदेश पर आपको यहां बुलाया है। क्षमा करें, यह अपमान था। तुम मेरे और चुशुए के हो, प्राण बचाने वाले। इलाज के लिए ही आया हूं, रास्ता दिखाओ। धन्यवाद बेटी, इधर आइए। चलो। अरे वाह, ये तो वही है। स्वामी, कुमारी शिया आ गई हैं। यह व्यक्ति इतना सुंदर है। चौड़े कंधे, पतली कमर, एकदम सिद्ध। कुमारी, कुमारी ग्रीष्मा। पता नहीं महाशय, कैसे संबोधित करूं। मेरा नाम हान श्याओ है। हान, यह तो शाही उपनाम है। कहीं यह महानुभाव शाही परिवार से तो नहीं। पहली मुलाकात है। मेरा नाम है श्रीमान हान, या फिर सच कहूं तो हमारे स्वामी महाराज रुईवांग हैं, सम्राट द्वारा स्वयं घोषित सेनापति झेन यी। 5 साल पहले जंगली जनजातियों ने सीमा पर हमला किया। तब महाराज ने सेना का नेतृत्व किया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। वे आत्मसमर्पण करके झुक गए। राजकुमार रुई, बस अब खत्म हो गया। अब तो सच में बड़ी मुसीबत आ गई है। एक राजकुमार होकर मुझ जैसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए आ रहे हैं। शायद कोई अजीब बीमारी हुई है। इलाज के बाद कहीं मुझे ही खत्म न कर दें। इस छोटी सी लड़की ने बहुत दुस्साहस किया है। कृपया राजकुमार मेरा अपराध माफ करें। यह मेरे राजा होने के पद से डर गया है। अतिरिक्त बातें मत करो, पहले तुम हट जाओ। महाराज मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? हाँ, बैठ जाओ। अभी श्री फेई ने कहा कि मुझे बुलाया गया है किसी का इलाज करने के लिए। कृपया बताएं आपके घर में कौन बीमार है? यह इस राजा को हुआ है। महाराज, तो आप बीमार हैं, फिर वैद्य को क्यों नहीं बुलाया? वैद्य ने कहा कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं है। राजवैद्य ने कहा कोई उपाय नहीं है। क्या मेरे आने से ही मृतक जीवित हो जाएगा? कैसे? इलाज करने की हिम्मत नहीं। बहुत देर हो चुकी है। चूंकि आ गए हो, ठीक नहीं कर सकते तो जाने का सोचना भी मत। तुम सचमुच गवाहों को मिटाना चाहते हो? छोड़ो भी, अब बचने की कोशिश तो करें। यह कंबल क्यों ओढ़ा है? यह इस तरह क्यों लिपटा हुआ है? शायद उसे सर्दी लग गई है। मैं देख सकता हूं। क्या मैं देख सकता हूं? जैसी इच्छा। अगर मेरे पास नहीं होता, तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूं। क्या आप सच में
मुझे मार देंगे। डर गया। मैं तो सोच रहा था, वह सच में बहुत हिम्मतवर है, जो तर्क नहीं समझता। तुम बस पूरी कोशिश करो। महाराज, आपके पैर पर यह ले। सर्दी दूर भगाने की दवा है। बहुत अच्छा। यह चोट भी नया निशान जैसा है। 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ होगा। यह टांके लगाने का तरीका इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? 3 महीने से ज्यादा नहीं हुआ होगा। देख लिया क्या? आखिर हुआ क्या? मैं बस यह पूछना चाहता हूं, राजकुमार, यह चोट कैसे आई? क्या इसका इलाज से कोई संबंध है? मुझे पहले कारण जानना होगा, तभी तो इलाज का तरीका पता चलेगा। 5 साल हो गए। उस साल बर्बरों से भीषण युद्ध हुआ था। मैं अपने सैनिकों को लेकर बर्फीले मैदान में पूरी रात छिपे रहे। बर्बरों को हराने के बाद मेरे ये दोनों पैर असहनीय दर्द से जलने लगे। फिर युद्ध की स्थिति इतनी जरूरी हो गई कि इलाज करवाने का समय ही नहीं मिला, और यह समस्या आज तक बनी हुई है। इसके अलावा पिछले दिनों फिर से घायल हो गया, और अब यह हालात बन गया है। तो यह बात है, यह चोट युद्ध के मैदान में लगी थी। इतनी देर तक बर्फीले पानी में रह सकता है। यह राजकुमार रुई बहुत कठोर व्यक्ति है। महाराज, आपके पैर अभी क्या रोज ऐसे होते हैं जैसे सुई चुभ रही हो? हाँ, जोर भी हिल नहीं पाते, और छूते ही दर्द होता है। खासकर रात को तो और भी तेज दर्द होता है। तुम ठीक कह रहे हो। क्या गर्मी लगने पर दर्द कम हो जाता है? ठंड लगने पर दर्द बढ़ जाता है। बिल्कुल सही। लगता है तुमने वाकई कुछ काबिलियत है। अगर मैं सही देख रहा हूं तो राजकुमार की बीमारी शायद ठंड के रुकावट की वजह से है। ठंडी हवा शरीर में घुस गई है और फिर अटक गई आपके घुटने में। इसके अलावा घुटने की चोट भी है, और इलाज में देरी हो गई, इसलिए यह और बिगड़ता गया। क्या यह ठीक हो सकता है? ठीक हो सकता है। पहले आपके इस घुटने के घिसाव को कम करना होगा, फिर सर्दी को दूर करेंगे। मैं कोशिश करने का तरीका सोच सकता हूं। तुम बेहतर हो। इस राजा को निराश मत करो। फिर भी राजकुमार को सहयोग करना होगा। एक घर भरा पुरानी वस्तुओं से, क्या यही है पुराने धन की शैली? अगर एक आधुनिक समय में ले जा सकूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगा। यह बारीक सजावटी फूलदान, यह चमक, यह महसूस, यह राजस्व भेंट है। टूट गया। तुम्हारी फीस इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। कंजूस। ठंडा पानी पी लो। ठंडा पानी पीकर शैतान बन जाता है। लड़की को गर्म पानी चाहिए, पहले से ही तैयार है। मेरी चिकित्सा कला बाहर नहीं बताई जा सकती। तुम लोग पहले बाहर जाओ। जी। कपड़े उतारो। तुम 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 क्या करने वाले हो?
मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। पैंट नहीं उतारनी। कैसे मालिश करूं?